स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आज दिखाने वाले हैं 24 मार्च सामान्य हिंदी का दोस्तों पेपर क्लास 12th का। यहाँ पर ये पेपर है 301 डीएल कोड का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अगर आप 11th में हैं, 10th में हैं, 12th में जाएंगे आगे तो मॉडल पेपर की तरह काम करेगा ये दोस्तों पेपर आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। हिंदी का ये पेपर है, 100 अंक का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दोस्तों दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 2022 का ये पेपर आज ही हुआ है, अभी अभी पेपर ये छूटा है। और 15 मिनट आपको पता ही है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर अब मिल रहे हैं आपको। खंड 2 हैं, इसमें दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न है, नासितोपाख्यान के लेखक कौन है दोस्तों? सदल मिश्र इसका सही आंसर है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर पहला जो है ये करेक्ट है। कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है। तितली के लेखक कौन है दोस्तों? कंकाल तितली, झरना, आंसू सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है दोस्तों? भारत दुर्दशा जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, या ये जो रचना है इसकी विधा क्या है? तो दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, एक नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आंसू के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक कौन है? तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक कौन है दोस्तों? तो ये अज्ञेय जी हैं, तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक। तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक अज्ञेय जी हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। छायावाद युग की रचना कौन सी है? तो दोस्तों कामायनी जो है ये एक छायावाद युग की रचना है। फिर से क्वेश्चन देखिए, छायावाद युग की रचना पूछी गई है, तो कामायनी जो है दोस्तों ये छायावाद युग की रचना है, कामायनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, छायावाद युग की रचना कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन हैं? समकालीन कविता के प्रमुख कवि की बात की जाए तो दोस्तों मुक्तिबोध समकालीन कविता के प्रमुख कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, साकेत कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त साकेत कृति के रचनाकार हैं। साकेत कृति के रचनाकार कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अब दोस्तों नीचे दिए गए गद्यांशों का संदर्भ देते हुए आपको एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो टोटल 10 नंबर का। अब देखिए गद्यांश क्या है। गद्यांश यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपके चैप्टर का है ये। यहाँ पर ये गद्यांश स्टार्ट होता है और ये देखिए ये गद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इन तीनों प्रश्नों के आपको बल्कि 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है? अब गद्यांश जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? लेखक ने जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा है? तादम्य और अजर शब्दों के अर्थ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है पैसेज में उसकी आपको व्याख्या करनी, इधर दी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेखांकित अंश है, इतना रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या भी करनी है। ये भी एक प्रश्न होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब बात आती है, अगर आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में नहीं आया तो अथवा में आपको एक और गद्यांश मिलेगा। दो गद्यांशों में से आप किसी भी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का अगर आप अच्छे से उत्तर देंगे तो 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा गद्यांश क्या है। तो दूसरा गद्यांश आप यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अशोक का वृक्ष,
यहाँ से है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर होता है, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान पूर्वक पढ़ते जाएंगे इसको, ठीक है। यही तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का, गद्यांश को हल करने का। अब यहाँ पर वही 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गद्यांश को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो वो पूछेंगे अशोक किसका प्रतीक है, लेखक ने किसका प्रतीक बताया, विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई। अगला प्रश्न है यक्षों की इज्जत किसने घटा दी, परिष्कृत और समृद्ध शब्द का क्या अर्थ है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों कोई भी एक गद्यांश आपको करना है। अब आती है बात कविता की, तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक पढ़ पा रहे होंगे कि नीचे दिए गए पद्यांशों मतलब पद के अंशों मतलब कविता का अंश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, हर प्रश्न 2 नंबर का, 10 नंबर का ये भी पार्ट होगा। तो यहाँ पर आप इस कविता को पढ़ेंगे। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगता की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। कवि ने दुख की तुलना किससे की है, झीना पर्दा में क्या छुपा हुआ है, झीना पर्दा में क्या छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सुख गात में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश कितना है दोस्तों, केवल 2 पंक्तियां आपकी रेखांकित हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी है, बाकी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बात आती है कविता समझ में नहीं आई, तो अथवा में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा, ये दूसरी कविता आपको यहाँ पर दी जा रही है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति का सर्वत्र है विजय, पुरुष आसीन है बंधे नर की करो वारी, विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब दोस्तों वही 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसी पद्यांश पर आधारित कि आज की दुनिया किस प्रकार की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष के हाथों में क्या बंधे हैं, चढ़ता उतरता में कौन सा समास है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश कितना है, केवल 2 पंक्तियां दोस्तों। अब बात आती है जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय बहुत अच्छा पोर्शन होता है, बहुत ही इंटरेस्टेड। तो जीवन परिचय, लेखक की बात करें तो लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर में रचना है, तो 5 नंबर अच्छी डील है ये। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, यहाँ पर 3 में से किसी एक जीवन परिचय को देना है। अब बात आती है कवि के जीवन परिचय की, तो कवि के जीवन परिचय आपको 3 नंबर में और 2 नंबर में उसकी रचनाएं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का पूछा गया है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद सभी याद कर लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पूछा गया, किसी एक कवि का आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों पंचलाइट और कर्मनाशा की हार कहानी का कथानक 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। अथवा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, बहादुर का आपको चरित्र चित्रण करना है। अगला प्रश्न है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जो भी खंड काव्य आपके ज़िले में हो उसका आपको प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। और खंड काव्य के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, ये सभी ज़िलों के खंड काव्य हैं, यूपी बोर्ड में के सिलेबस में आप देख पाएंगे। तो खंड काव्य अपने अपने ज़िले के अनुसार आपके टीचर ने आपको बताया होगा जो भी खंड काव्य होगा। अब आती है बात खंड खा की, जो कि संस्कृत और ग्रामर का पोर्शन है, संस्कृत और व्याकरण का पोर्शन है। दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद। तो यहाँ पर ये देखिए एक गद्यांश हो गया संस्कृत का, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। और दूसरा अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा भी मिलता है हिंदी, ठीक है, ये वाले आप इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद दोस्तों कर सकते हैं। आगे भी यहाँ पर ये दिया हुआ है, आगे काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब श्लोक दिए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये
पूरा एक 4 पंक्ति का जो श्लोक है इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों, ठीक है। अथवा में अगर आप इस श्लोक का नहीं कर सकते तो अथवा में आप इस वाले श्लोक का कर दीजिए, ये जो नीचे दिया हुआ है 2 पंक्तियों में, इसका आप संदर्भ और अनुवाद लिखेंगे। ये आपके चैप्टर के अनुसार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। ये 4 प्रश्न आपको दिए हैं, 2 के उत्तर देंगे, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। संस्कृत साहित्य ये जो भी प्रश्न हैं आपके, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं। अब रस की बात आती है तो 2 नंबर में करुण रस और वीर रस, मतलब करुण रस अथवा वीर रस, कोई एक रस की आपको परिभाषा देनी है तथा उसका उदाहरण लिखना है, 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार में अनुप्रास या अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और दोहा अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर पक्के। तो रस छंद अलंकार ये रहे आपके सामने, करुण या वीर रस, रस में, अलंकार में अनुप्रास अथवा रूपक, और छंद में दोहा अथवा कुंडलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का दोस्तों निबंध होगा, 6-7 पेज तो आपको भर ही देना है। सूरदास पर आप निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद आत्मनिर्भरता की संभावना, आत्मनिर्भर भारत की संभावना। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में नारी शिक्षा का स्वरूप, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा दायित्व, और विज्ञान अभिशाप या वरदान। ये दोस्तों निबंध आपके पूछे गए हैं। इतने टॉपिक पर आपके निबंध किसी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रही बात दोस्तों निबंध की। अब आते हैं ग्रामर पे। तो ये रही ग्रामर, संधि विच्छेद, पावक का पूछा गया है संधि विच्छेद, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। प्रेजते का संधि विच्छेद पूछा गया है, सही सेलेक्ट करके लिखना है। सचित का संधि विच्छेद आपको करना है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। समास आपको लिखना है, किसी भी एक शब्द में कौन सा समास है। नीलगाय में कौन सा समास है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ग्रामर में तिष्ठेम अथवा करिष्यामि किस धातु लकार पुरुष तथा वचन रूप है। नामसु किस शब्द विभक्ति वचन का रूप है। नीत्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही सेलेक्ट करके आपको बताना है। गतिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके। दोस्तों इसके बाद आती है बात यहाँ पर निम्नलिखित में से रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये आपको विभक्ति और उसका नियम बताना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 2 नंबर का अनुवाद है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 5 वाक्य दिए हैं, तुम दोनों आकर पढ़ो। दूसरा वाक्य क्या कहता है, गांव के समीप नदी बहती है। तीसरा वाक्य क्या कहता है, विद्या अभ्यास से आती है। चौथा वाक्य क्या है दोस्तों, वह अध्यापक के साथ घर जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है। तो 5 वाक्य हैं, 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये था दोस्तों 24 मार्च का दोस्तों ये पेपर था। इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी जो साइंस वर्ग में, साइंस साइड से पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम के साथ यूपी बोर्ड में, उनके लिए ये पेपर था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छे से पेपर को समझ लिया होगा। अगर आप 10th में हैं, 11th में हैं, तो फिर आपके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और आने वाले वर्ष में आपके लिए मॉडल पेपर की तरह कार्य करेगा दोस्तों। आने वाले पेपरों के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आप ये वीडियो देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय। गुड लक फॉर योर exams।